Welcome in my video lecture section. My name is Ashish Kumar. I am faculty of Mass Communications Department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पहले भी हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स पर कई विषयों पर बात किया है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसकी जानकारी ना हो तो वो छोटी छोटी जानकारियाँ से हमारे फोटोग्राफी पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम बात करें इसके प्रोफेशनलिज्म, अगर आप फील्ड में जाते हैं, न्यूज़ चैनल में जा रहे हैं या फिल्म में जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही अहम जानकारी है। तो चलिए आज हम, जैसा कि लेकिन आपको पता ही है कि मैं अपने लेक्चर्स स्टार्ट करने से पहले अपनी थोड़ी सी जानकारी जो है मैं आप लोगों को अपने सिलेबस और विषय के बारे में दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये BJMC कोर्स है आप लोगों का, ये 3rd सेमेस्टर्स है, टेलीविज़न प्रोडक्शंस एंड जर्नलिज्म सब्जेक्ट है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है, नीचे स्क्रॉल भी चल रहा है, और ईमेल आईडी भी आप लोगों को पता होगा। अब जैसा कि हम आप लोगों को थोड़ी सी ब्रीफ करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत बार ऐसा भी होता होगा, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर जो है हर लेक्चर्स में सिलेबस को ब्रीफ करते हैं, इसलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि सिलेबस को ब्रीफ करते हैं इसलिए क्योंकि कोई भी सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और इसको ध्यान में रखकर ही अगर हम स्टडी करें तो हम टू दी फोकस जो होते हैं हम अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। इसलिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो BBD ने मास कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस के लिए जो सिलेबस तैयार किया है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए क्योंकि अगर आप इस सिलेबस को कवर करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाए, चाहे न्यूज़ से फील्ड में जा रहे हैं या फिल्मी फील्ड में जा रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग तौर पर या प्रोफेशनल तौर पर कहीं काम कर रहे हैं, तो अगर आप ये सिलेबस को पूरी तरह से पढ़ रखा है तो आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ख़ास तौर पर इस सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इस सिलेबस को टेलीविज़न जर्नलिज्म के अंदर जो चीज़ें छोटी छोटी बारीकियाँ हैं उसको जो उन्होंने अलग अलग रूप में डिवाइड किया है। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट में हमें कैमरा पढ़ना है, और आपको पता है कि टेलीविज़न से में कैमरा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर आपको उसके टूल टेक्निक्स की जानकारियाँ, शॉर्ट्स, टाइप ऑफ शॉर्ट्स, कंपोजिशन, इसके स्टडी करना है। फिर दूसरा है विजुअलाइजेशंस के, आप टेलीविज़न या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, फिल्म में जा रहे हैं या प्रोफेशनल तौर पर काम कर रहे हैं कहीं भी, तो उसमें विजुअलाइजेशंस का कितना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो टेलीविज़न में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो होता है इम्पॉर्टेंट कि लाइट्स का। अगर लाइट नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी फ़ोटोग्राफी उतनी अच्छी होने वाली नहीं है। इसलिए लाइट के बारे में भी हमें इस सिलेबस के थ्रू जानकारियाँ मिल जाती हैं, जैसे इसमें की लाइट, फ्री लाइट, बैक लाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसके टूल टेक्निक्स क्या है, छोटी छोटी बारीकी चीज़ों की हमें जानकारियाँ मिल जाएगी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है वो साउंड के बारे में भी हमें जानकारियाँ जो है इस सिलेबस के थ्रू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस सिलेबस के थ्रू कवर हो जाता है। लेकिन आपको पता है ही कि सिलेबस मैं लेक्चर शुरू करने से पहले इसके ऑब्जेक्टिव लर्निंग और इसके आउटकम लर्निंग्स के बारे में हम लोग जानकारियाँ लेते हैं। ख़ास तौर पर इसलिए इस विषय पर मैं बात करता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चे लोगों का ये होता है कि हम बकवास चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, प्रोफेशनल फील्ड में तो कुछ और होता है। तो मैं ये बता दूँ कि इस सिलेबस का जो मकसद है, ये मकसद पूरी तरह से प्रोफेशनल तौर पर तैयार किया गया है। इसमें वीडियो कैमरा, लाइट, साउंड, विजुअलाइजेशन, कोई भी ऐसा एंगल, कंपोजिशन, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो कि आप इसको टच ना किया होगा। अगर आप इससे पूरी तरह से स्टडी कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनल तौर पर कहीं भी काम करें तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये कोर्स ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद यही है। इसके बाद होता है कि हम इस सिलेबस को अगर हमने स्टडी किया तो फिर हमने क्या क्या समझा।
अगर हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ इस स्टडीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो हमें इस सिलेबस को जब हम कवर पूरी तरह से स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के बाद जो हमारे हाथ आएगा, जो हमें इंफॉर्मेशन जो समझ में आएगा, जो हमें स्टडी करनी है, जो मूल रूप से जो टेलीविजन के जो फंडामेंटल चीज़ों पर जो आधारित है, वो चीज़ें हमें समझ में आएगी। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो कैमरा, इसके पार्ट, इसके फंक्शन, इसके कैमरा टाइप ऑफ शॉट्स, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट, कंपोजिशन, तो इसके टूल टेक्निक, लाइटिंग के टूल टेक्निक क्या है, साउंड के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ साउंड, फिर साउंड के क्या क्या कौन कौन से टूल टेक्निक है, तो फिर उसके बाद प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है, ये आप इंफॉर्मेशन जो है ये सिलेबस के थ्रू आपको जानकारियाँ इकट्ठा होगी। इसलिए आप कहीं भी, अगर ऐसा नहीं है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अगर इससे स्टडी ना करूं तो हमने अरे इसमें तो वहाँ पर मैं काम कर ही लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि टेलीविज़न प्रोडक्शंस में छोटी छोटी चीज़ों पर ही जो वर्क किया जाता है। अगर ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आपके लिए फिर ये समझ सकते हैं कि कितना नुकसानदेह होगा, बहुत घातक होगा। इसके अलावा आज जो मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो है एपर्चर, यानी एपर्चर्स कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कैमरा का एपर्चर्स में रोल क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या है और ये वर्क कैसे करता है। एपर्चर्स खास तौर, एपर्चर इज ए होल विद इन अ लेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल इनटू द कैमरा बॉडी, यानी कैमरा बॉडी एक छोटा सा होल होता है, छेद होता है, और उसी के थ्रू जो लाइट जो होता है वो पास करता है, और इसी को ही हम लोग एपर्चर कहते हैं। यानी ये जो होता है एपर्चर, यहाँ से क्या होता है, लाइट यानी अमाउंट ऑफ लाइट्स को जो है वो डिसाइड करता है कि एपर्चर्स में कितने हमें लाइट आनी चाहिए। इट इज़ एन ईजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड इफ यू जस्ट थिंक अबाउट हाउ योर आईज वर्क, यानी आपके जो आई लीड हैं उसमें आपको कितने अमाउंट की लाइट चाहिए वो आप डिसाइड करते हैं। अगर आपके आंखों पर अगर ज़्यादा हेवी लाइट डाल दिया जाए तो क्या होता है, आपकी आंखें बंद हो जाती है, और जैसे ही लो लाइट होती है आपकी आंखें खुल जाती है। यानी आपकी आंख के अंदर के जो फंक्शन है वो उसको हेवी अमाउंट की लाइट नहीं चाहिए, जितनी लाइट चाहिए वो उतना ले लेते हैं, और उसके बाद वो आपके आईलिड क्या होते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल एपर्चर भी इसी तरह से होता है। एज यू मूव बिटवीन ब्राइट एंड डार्क एनवायरनमेंट, द आइरिस इन योर आईज इधर एक्सपेंड और श्रिंक एंड कंट्रोलिंग द साइज ऑफ योर पिपल्स, यानी जब आप धूप की रोशनी में, जब तेज धूप की रोशनी में जब जाते हैं तो क्या होता है कि आपके जो है पीपल जो है वो सिकुड़ जाते हैं, यानी श्रिंक कर जाते हैं, यानी उसमें जो अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा वो बहुत मिनिमम जाएगा, उतनी ही आपको ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही डार्क साइड में आप आते हैं तो वो पीपल जो क्या होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं, यानी अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा जानकारियाँ आपको चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए, इसलिए ये पीपल क्या होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं। इन फोटोग्राफी पीपल ऑफ योर लेंस इज कॉल्ड एपर्चर, और कैमरे में इसे हम एपर्चर कहते हैं, और आंखों की अगर हम बात करें तो इसे पिपल कहते हैं। You can shrink or enlarge the size of the apertures to allow more less light or reach your camera sensor, यानी आपके apertures पर कितना लाइट जाना चाहिए, कितना अमाउंट लाइट आपको फोटोग्राफी के लिए चाहिए, ये डिसाइड जो है वो एपर्चर करता है। अब इफेक्ट ऑफ एपर्चर, यानी आपने अपने एपर्चर्स में आपने ज़्यादा लाइट्स को पास कराया तो ये क्या हुआ, ओवर एक्सपोज हो गया, यानी आपने जो एपर्चर था उसका जो साइज था आपने ज़्यादा खोला, यानी उसके जो शटर है उसको आपने ज़्यादा देर के लिए खोला, तो अमाउंट ऑफ जो लाइट था वो ज़्यादा गया, इसलिए ये क्या हुआ, ओवर एक्सपोज हो गया। आपने अगर बहुत स्टैंडर्ड एपर्चर रखा है तो फोटोग्राफी इस तरह से बिल्कुल क्लियर आएंगे, इसमें बैलेंस जो है वो लाइट जो है इस पे आपको आएंगी।
इसके बाद अगर आपने मिनिमम यानी थोड़ी देर के लिए अमाउंट ऑफ लाइट आपने एपर्चर से थ्रू पास कराया, तो ये लो लाइट के कारण क्या है, आपके जो है फोटोग्राफी खराब हो सकते हैं, डार्क सेट के हो सकते हैं। तो एपर्चर्स हैज सेवरल इफेक्ट ऑन योर फोटोग्राफ्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट is in the brightness or exposure of your image, as aperture changes the size, alter overall amount of the lights and react your camera sensor and therefore the brightness of your image. A large aperture wide opening will be passes lots of light resulting in the brightness photographer. A small aperture does just opposite and making a photo darker. तो ये आपके छोटे जो अगर आपने इसमें अमाउंट ऑफ लाइट कम डाला तो ये आपकी फोटोग्राफी जो है वो खराब हो सकते हैं। अब इफेक्ट्स योर अपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी आप two other critical effect of aperture is something known as the depth of field. Depth of field is the amount of your photograph that appears sharp from front to back, यानी जो aperture का जो लाइट्स होता है, जो आप जिसको फोकस कर रहे हैं वहाँ पर लाइट्स जो होता है वो प्रॉपर ढंग से जाता है, बैलेंसिंग फॉर्म में ये लाइट्स जो यहाँ सब्जेक्ट पकड़ता है, और बाकी जो आपने जिस सब्जेक्ट्स को जो डिफोकस किया है वहाँ पर जो होते हैं ओवर लाइट ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, यहाँ पर ब्लर हो जाते हैं, यहाँ पर प्रॉपर ढंग से लाइट नहीं पड़ने के कारण क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड जो होते हैं वो कम बनते हैं। सम इमेज हैव थिन और shallow depth of field where the background is completely out of focus, और कुछ जो होते हैं वो क्या होता है आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, यानी अमाउंट ऑफ आपने फोकस सब्जेक्ट्स को इसको किया और आपने इस सब्जेक्ट्स को ब्लर कर दिया, तो जो बाकी जो अमाउंट ऑफ लाइट जो आई यहाँ पर बैलेंसिंग फॉर्म में आया, और इस पार्ट्स में जो था वहाँ पर बैलेंसिंग फॉर्म में लाइट नहीं आई, आने के कारण क्या हुआ ये ब्लर हो गया, यानी यहाँ पर लाइट जो था उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से हमें देनी चाहिए थी। अदर इमेज हैव लार्ज और deep depth of field where the both foreground and background are sharp। तो जहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ फील्ड्स को डेप्थ ऑफ फील्ड बनाया वहाँ पर जो था वहाँ पर फोटोग्राफी बहुत क्लियर हुआ, वहाँ पर जो था अमाउंट ऑफ लाइट्स बैलेंस फॉर्म में आया, लेकिन बाकी जगहों पर ये नहीं आ पाया। अब ये देख लीजिए ये फोटोग्राफी, वन ट्रिक टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, लार्ज एपर्चर रिजल्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड ब्लर, यानी एपर्चर साइज को जितना बड़ा आप खोलेंगे, जितना अमाउंट ऑफ लाइट्स को इंटर करने देंगे, बैकग्राउंड भी उतना ही ब्लर होता चला जाएगा। यानी इस फोटोग्राफी के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये हमने इतनी दूर का हमने इमेज लिया और यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको फोकस किया, और बाकी डेप्थ ऑफ फील्ड जो था वो जो सब्जेक्ट के जो बैकग्राउंड्स है वो ब्लर हो गए, यानी हमने क्या किया कि जिस सब्जेक्ट्स को फोकस किया वो हमारा तो दे रहा है ऑब्जेक्ट सही, लेकिन जो हमने जो बैकग्राउंड है वो क्या हो जा रहा है ब्लर हो रहा है। दिस इज ऑफन डिस्क्राइब फॉर द पोर्ट्रेट और ए जनरल फोटो ऑब्जेक्ट्स वेयर यू वांट टू ब्लरी बैकग्राउंड। अगर आप क्या होता है कि कभी कभी आप अगर पोर्ट्रेट मोड में अगर फोटो ले रहे हैं तो आप जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को अगर आप आप इसको कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्ट्स के रूप में कैप्चर्स कर रहे हैं तो बैकग्राउंड जो क्या होगा आपका ब्लर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो वन द अदर हैंड्स स्मॉल एपर्चर रिजल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड ब्लर एंड विच टिपिकली इज आइडियल फॉर थिंग लाइक लैंडस्केप आर्किटेक्चरल इमेज, यानी अगर आप लैंडस्केप और आर्किटेक्चरल टाइप की फोटोग्राफी अगर कर रहे हैं तो उसमें याद रखें और ध्यान रखें कि एपर्चर साइज जो होता है अमाउंट ऑफ लाइट्स को इंटर कम करने देना है, यानी हमें कम एपर्चर्स के जो स्पीड है उससे हमें कम करना है ताकि अमाउंट ऑफ लाइफ जितना इंटर कम कर सकेगा फोटोग्राफी उतनी ही हमारी क्लियर आएगी। और लेकिन अगर हम पोर्ट्रेट मोड में या बहुत क्लोजअप शॉट ले रहे हैं तो हम अगर बहुत टाइट क्लोजअप शॉट ले रहे हैं तो हमें बैकग्राउंड जो ब्लर होगा वो हेवी ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट के कारण क्या होता है फोटोग्राफी ब्लर हो जाता है।
जिसे ये देखिए, अगर हमने लार्ज एपर्चर्स को खोला तो हमारा जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो मेन फोकस हो गया, बाकी जो है वो फोकस डिफोकस हो गया, यानी यहाँ पर जो लाइटें थी ओवर एक्सपोज हो गया, यानी यहाँ पर लाइटिंग जो थी बैलेंसिंग फॉर्म में हमने नहीं आने दिया। लेकिन अगर हमने स्मॉल एपर्चर खोला और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोटोग्राफी कितनी क्लियर है। तो एपर्चर्स भी जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ लाइट, याद रखिए कि डिपेंड करता है आपके जो सोर्सेज हैं लाइट के वो कितना इफेक्टिव है। अगर आप ओपन में कर रहे हैं, ओपन एयर में कर रहे हैं, या बाहर आउटडोर कर रहे हैं, तब तो आपको उसी हिसाब से लाइट तय करनी होगी कि हमें किस तरह से फोटोग्राफी करनी है। इसके अलावा अगर आप लो लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आपको लार्ज एपर्चर्स को खोलना होगा, तभी आपके फोटोग्राफी अच्छे आएंगे। इसके अलावा अगर आप दोनों फोटोग्राफ को देखेंगे तो ये दोनों फोटोग्राफ में जो है वो जो सोर्सेज हैं लाइट के वो परफेक्टली आ रहे हैं, लेकिन एपर्चर साइज हमने ज़्यादा खोल दिया तो यहाँ पर इसका चेहरा जहाँ पर हमने फोकस बना रखा था उसको फोकस किया, बाकी चीज़ों को बैकग्राउंड को उन्होंने ब्लर कर दिया। लेकिन हमने अमाउंट ऑफ लाइट्स को यहाँ कम किया, यानी एपर्चर्स को स्मॉल रखा, तो ये अमाउंट ऑफ लाइट जो था प्रॉपर ढंग से जो है इसको सारी चीज़ों को कैप्चर कर लिया। तो इसलिए लार्ज एपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ही तेज होगा, स्मॉल एपर्चर्स बैकग्राउंड सब्जेक्ट हमारा हर चीज़ क्लियर होगा। इसके अलावा इस में देख सकते हैं कि हमने इस को फोकस किया और बाकी चीज़ें जो होती है बैकग्राउंड जो है हमारा क्या हो गया, डी फोकस हो गया। यानी एपर्चर्स इसको लेने के लिए हमने एपर्चर्स के साइज को बड़ा रखा, और क्योंकि हमने इसको फोकस रखा और जिसको फोकस रखना है उसका एपर्चर साइज हमेशा बड़ा रखना है, ताकि अमाउंट ऑफ लाइट जो है प्रॉपर ढंग से यहाँ पर गिरे और यहाँ पर सारी चीज़ों को ब्लर कर दे। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको फोकस किया तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट के आसपास जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड जो भी है इसके आसपास जो लाइटें थी वो ब्लर हो गया। अब इस फोटोग्राफी के थ्रू, इस पिक्चर्स के थ्रू हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, ये एक फोटोग्राफी कर रहे हैं और एक पेड़ है और पेड़ के डाल पर ये तोता बैठे हुए हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पर इसके सबसे नज़दीक ये तोते हैं, पैरोट है, फिर ये पैरोट है, फिर ये पैरोट है, लेकिन इस पैरोट को हमने फोकस किया तो इसको जैसे ही हम फोकस किया तो ये बाकी चीज़ें जो हैं वो ब्लर हो गए। ब्लर होने का कारण क्या था कि हमने यहाँ पर फोकस किया, यहाँ अमाउंट ऑफ लाइट्स को हमने प्रॉपर ढंग से एपर्चर्स को लार्ज अमाउंट रूप में हमने खोला। लेकिन अगर हम तीसरे नंबर के अगर हमें लेना है या तीनों टाइप्स के लेने हैं तो फिर हमें जो है एपर्चर्स को मीडियम ही रखना पड़ेगा ताकि हम चीज़ों को कवर कर सके। देखिए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, बाकी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद ब्लर हो गई। लेकिन हमने एपर्चर साइज को क्या किया, और कम कर दिया, छोटा कर दिया, यानी स्मॉल एपर्चर साइज रखा जिसमें कि जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो कम जा सके। तो इन्होंने फोटोग्राफी जो है इसमें पिक्चर्स की क्वालिटीज़ को और भी बेहतर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल एपर्चर रखेंगे तो फोटोग्राफी बहुत अच्छा होगा और बड़े साइज अगर लार्ज एपर्चर साइज रखते हैं तो वो फोटोग्राफी खराब माना जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी फोटोग्राफी कैसी जा रही है। अगर इस डाल ये जो ये पेड़ है और पेड़ के टहनी पर जो ये बैठे हुए पैरट हैं, तो हमें किसे फोकस करना है, किसे अपना सब्जेक्ट मानना है। तो जो सब्जेक्ट मानना है उस सब्जेक्ट की लाइटिंग कितनी आ रही है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो एपर्चर्स को डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी डिसाइड कर ले और हम फोटोग्राफी कर ले। ये यहाँ पे जो ये पैरट है, चौथे नंबर के जो पैरट है, इस पर अमाउंट ऑफ लाइट कितनी आ रही है, यानी जो हमारे सोर्सेस ऑफ लाइट है, सन भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकते हैं। तो जो भी लाइट है सॉरी, उस लाइट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम एपर्चर्स को डिसाइड करते हैं कि एपर्चर्स का साइज कितना होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें पूरे ऑल टू ऑल की फोटोग्राफी करनी है
अमाउंट ऑफ लाइट, यहाँ पर जो लाइट के सोर्सेस हैं प्रॉपर ढंग से अच्छे ढंग से आ रहे हैं, इसलिए हमने एपर्चर्स के साइज को छोटा रखा ताकि अमाउंट ऑफ लाइट जो है इंटर्ड कम कर सके, ताकि हमारा जो फोटोग्राफी है वो बेहतर आ सके। अब ये देखिए, अब यहाँ पर एक कैमरा होता है और कैमरे के अंदर में एक एफ बटन होता है जिसे एफ स्टॉप कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते क्या है, तो इसको कहते हैं वी हैव ओनली डिस्कस द एपर्चर इन जनरल टर्म लाइक लार्ज एंड स्मॉल, हाउएवर द एवरी एपर्चर्स कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द नंबर नोन एज द एफ नंबर और एफ स्टॉप। यानी माफ करें, सॉरी, एफ जो एपर्चर्स है उसके साइज जो है एफ स्टॉप या एफ नंबर से इंडिकेशंस होते हैं। whenever you see an aperture's value, the letters f will be appears before the number, the like f8। यानी जब आप कैमरा के ऑन करते हैं तो इस तरह के डिस्प्ले आपके पास सामने में आते हैं, और यहाँ पर जहाँ भी f लिखा हो तो ये समझ लीजिएगा कि ये f स्टॉप या f एपर्चर्स को इंडिकेट कर रहा है, f नंबर को इंडिकेट कर रहा है। मोस्टली लाइक यू हैव द नोटिस दैट योर कैमरा बिफोर, यानी जितने भी कैमरे हैं इसमें ये f नंबर होते हैं। When your LCD's screen viewfinder, you apertures will look something like the f2, f3, 5, 7, 8, so and so on. The camera come sorry, camera on it, the slash or right f stop like f2, f3, f4 and so on। तो इस तरह से इंडिकेशन होते हैं, और आपको f2 पे रखना है, यानी एपर्चर्स को आपको थोड़े देर के लिए खोलना है। f8 यानी बहुत ज़्यादा लार्ज पे आपको अमाउंट पर काम करना है तो f8 पे रख रहे हैं, हेवी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, तब आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। अब है साइज ऑफ एपर्चर लार्ज वर्सेस स्मॉल, यानी आप यहाँ पर अगर आपने ज़्यादा खोल रखा है, ज़्यादा समय के लिए अगर आप एपर्चर्स को खोलते हैं तो उसमें एपर्चर्स के जो साइज हैं f वो 2.8 होना चाहिए। अगर बहुत उससे कम है तो एपर्चर साइज जो है f, उसके बाद f.6 है, फिर f8 है, फिर f11 है और f16 है। यानी आपके अमाउंट जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे उसमें अमाउंट ऑफ लाइट भी उतनी ही, यानी ये सेकंड का 16वां हिस्सा खुलेगा और ये सेकंड का 2.8 खुलेगा, यानी ये सेकंड का 16वें हिस्से में इसको बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए और इसको हेवी अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, यानी सेकंड के 2.8 के लिए खुलेगा और ये सेकंड के 16वें हिस्से के लिए यानी 16 जो पार्ट्स है वो खुलेंगे, यानी हेवी ऑफ यहाँ अमाउंट ऑफ लाइट नहीं चाहिए, यहाँ पर 2.8 में हेवी ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए और F16 में हेवी ऑफ अमाउंट ना चाहते बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। तो ये नंबर आपको याद रखना होगा, अगर ये नंबर याद नहीं रखेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अब देखिए ये फोटोग्राफीज में भी आप समझ सकते हैं कि F2 में अमाउंट ऑफ जो ये एपर्चर साइज है वो ज़्यादा खुले हैं और F10 में कम खुले हैं। तो ये F और ये 2 और ये F और ये 10, ये F2 और F10 जो होता है वो सेकंड का वो दूसरा हिस्सा हो गया और ये सेकंड का 10वां हिस्सा के लिए खुलेगा, यानी बहुत कम देर के लिए अमाउंट खुलेगा और ये जो है वो सेकंड के दूसरे हिस्से के लिए खुलेगा। तो यहाँ हमें हेवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ कम अमाउंट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। हाउ टू पिक द राइट एपर्चर्स, हम एपर्चर्स को राइट पिक कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले अमाउंट ऑफ लाइट्स को हमें जज करना होगा कि यहाँ पर हमारे सोर्सेस लाइट कितनी अधिक आ रही है, उसके हिसाब से हम एपर्चर्स को डिसाइड करेंगे कि हमें अमाउंट ऑफ लाइट कितनी इंटर करवानी है। अगर हम ये देखिए ये फोटोग्राफी में आप देख रहे हैं कि ये आउटडोर का है, एक फ्रूट्स रखा हुआ है और फ्रूट्स के पर हमने जो एपर्चर्स था उसके अधिक खोला तो ओवर एक्सपोज हो गया, उससे कम खोला
तो थोड़ा कम ओवर एक्सपोज हुआ, उससे कम खोला तो फोटोग्राफी थोड़ा बहुत ठीक ठाक आई, उससे थोड़ा कम खोला तो फोटोग्राफी अब थोड़ा बैलेंसिंग फॉर्म में आ गया, उससे कम खोला तो थोड़ा डार्क हो गया, और उससे कम खोला तो बहुत लाइट हो गया, मतलब डार्क हो गया। तो यानी हमें इस बात की जानकारी और ध्यान में हमेशा दिमाग में रखना होगा, माइंड में रखना होगा कि हमें अमाउंट ऑफ लाइट्स जो एपर्चर्स में जो तय करना है वो हमारे जो सोर्सेस लाइट है इसको अकॉर्डिंग करना होगा। अगर यही फ्रूट्स अगर डार्क शेड में होता, कोई इंडोर में रूम में रखा होता और वहाँ लाइट सोर्सेस बहुत कम होती, तो फिर हमें यहाँ पर एपर्चर का साइज अधिक करना होता ताकि हमें अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा इंटर करेगा, तभी हमें फोटोग्राफी अच्छी आएगी। यानी लाइट भी जो फोटोग्राफी पर भी आनी चाहिए और बहुत ही बैलेंसिंग फॉर्म में आनी चाहिए, अदरवाइज आपके फोटोग्राफी खराब हो सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ है यूजिंग द लार्ज एपर्चर एट द नाइट। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर रात में अगर आप नाइट मोड में शूट कर रहे हैं तो आपको 2.6 ही रखना होगा एपर्चर, तभी अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा आएगा और ताकि आप अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन f16 अगर आप अपने एपर्चर के साइज को रखते हैं तो आपकी फोटोग्राफी बिल्कुल ही अंधेरा डार्क मोड में आएंगे, डार्क शेड में आएंगे, जिसके कारण क्या होता है आपकी फोटोग्राफी खराब हो सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमें जो एपर्चर डिसाइड करना है वो अमाउंट ऑफ लाइट्स पर डिपेंड करना है, सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंड करना है, को देखना है कि हमारे सोर्स ऑफ लाइट क्या है। अगर हमारा सोर्स ऑफ लाइट्स जो है अभी रात के समय में आर्टिफिशियल लाइट है और उतनी लाइटें नहीं आ रही है, लेकिन हमें फोटोग्राफी अच्छी चाहिए, तो हम अपने क्या करते हैं एपर्चर्स के साइज़ को बढ़ा देंगे। अगर अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ एपर्चर्स के साइज़ को कम कर देंगे, ये भी देख सकते हैं। अब f2 पॉइंट एंड एपर्चर्स रखा, यानी हमने सेकेंड के दूसरे 2.8 हिस्से पॉइंट को रखा, तो इसने क्या किया बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया, यानी हमने इसको फोकस किया और बाकी चीज़ों को डिफोकस कर दिया। लेकिन हमने अमाउंट ऑफ लाइट्स को इंटर कराने के लिए एपर्चर्स के साइज को हमने f16 रखा, यानी सेकंड के 16वें हिस्से को रखा, तो इसने फोटोग्राफी जो था वो बहुत ही बेहतरीन ले। इसका कारण क्या था कि एक तो आउटडोर है, दूसरी नंबर से यहाँ अमाउंट ऑफ लाइट कम ज़रूरत पड़ी है, तो इन्होंने बैलेंसिंग फॉर्म में चीज़ों को रखा। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, अगर हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो हम हमेशा एपर्चर्स को 16 या 15 या 14 पे रखें। अगर हमें फोकस होकर कोई फोटोग्राफी करना है, तो अगर हमें बहुत कम डेप्थ ऑफ फील्ड बनाना है अपने सब्जेक्ट से, बहुत टाइट अगर फ्रेम बना रहे हैं तो हमें एपर्चर्स को भी कम रखना होगा। अगर हमें लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो हमें लार्ज एपर्चर साइज चाहिए, अगर हमें कम डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो हमें भी शटर एपर्चर्स के जो है नंबर कम रखने होंगे। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब दूसरा जो आता है इसमें ये आपको ये आंकड़ा है कि f2.0 में ये जो वेरी लार्ज एपर्चर्स है, f1.4 में वेरी लार्ज एपर्चर, f2 में लार्ज एपर्चर्स, f2.8 में लार्ज एपर्चर्स, 4 में उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरह से ये जो है पूरा एक चार्ट है, और इस चार्ट को आप अगर स्टडी कर ले अच्छे से तो ये आपको समझ में भी आ जाएंगे कि इसका स्टडी का इम्पोर्टेंस रोल क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप फोटोग्राफी क्या कर रहे हैं। अगर आपको कम डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो नंबर भी कम चाहिए एपर्चर्स के, अगर लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो आपको एपर्चर्स के नंबर भी अधिक रखने होंगे, पहली नंबर चीज़। दूसरी नंबर चीज़, अगर आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो आपको नंबर बढ़ाने होंगे। अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हैं, सोर्सेस लाइट क्या है, उस लाइट का जो टेम्परेचर्स कितना है, अगर उसको काउंट नहीं करेंगे तो फिर एपर्चर्स भी जो है वो आपको घटाने होंगे। अगर नहीं घटाएंगे तो फिर आपके फोटोग्राफी पर प्रभाव पड़ सकता है। अब होता है कि सेटिंग ऑफ एपर्चर्स। तो इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट योर एपर्चर्स मैनुअली और फॉर अ photography which is something we highly recommended, there are two modes
which work apertures priority made the मैनुअल मोड। ठीक है, यानी दो मोड हैं, एक है ऑटोमेटिक है और दूसरा जो है वो मैनुअल मोड है। यानी एपर्चर्स, यानी एक हम एपर्चर्स को हम कीबोर्ड पे क्या करते हैं, इसके थ्रू हम सेट करते हैं। तो एपर्चर्स प्रायोरिटी मोड रिटन आर ए और AV, यानी मोस्ट कैमरा विच इज मैनुअल रिटन इज M usually. You can find this on the tab dial or your camera। यानी इस तरह के अगर कैमरा है तो आप इस तरह के काम के थ्रू आप आसानी से एपर्चर्स को सेट कर सकते हैं। अब दूसरा है कि लेंस लिमिटेशंस विच एपर्चर आर अवेलेबल। एवरी लेंस हैज अ लिमिट on how large and how small apertures can get. If you take a look at the specification of your lens, it should say what the maximum and minimum apertures, यानी उसके भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। अगर आपने कोई लार्ज या स्मॉल एपर्चर्स को लेना है तो आपको जो उसके लेंस हैं उसके भी स्पेसिफिक लेंस लगाने होंगे, मैक्सिमम और मिनिमम एपर्चर्स तभी डिसाइड कर पाएंगे। ए लेंस that has apertures f1.8 or f1.8 as the maximum aperture is considered to be the fast lens because it can pass through one light. Minimum aperture is not that important because almost all modern lenses can provide the lenses f16 as the minimum apertures. With the some zoom lenses, the maximum aperture will change as you zoom in or out. For example, within the Nikon 8.5 mm, then f3.5 to f.6 lenses, large aperture shift gradually from f35 f3.5 and the wide and to just f.6 longer focal length। तो हमें इसकी भी जानकारियां रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारी फोटोग्राफी हो जाएगा। अब आता है कि कैमरा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो ISO। ISO का मतलब फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ये तय करता है कि आपके अमाउंट ऑफ लाइट्स कितनी होनी चाहिए फोटोग्राफी के लिए। ISO simply stands for the International Organizations of Standardizations, which is the main governing body, the standardize and sensitivity rating for the camera sensor, among many other things. ISO refers to the light sensitivity of either the film or imaging sensor. When you changes ISO in digital camera, you are rendering it more or less sensitive to light. Beyond simply changing the exposure, ISO also affect the large quality. Higher ISO typically translate to the noisy, grainy image. Much higher ISO film has more than grains as lower. यानी ISO जो होता है वो क्या होता है, अगर आपने ISO को अगर बैलेंस में रखा है तो उसकी फोटोग्राफी अच्छी आएगी, अगर बैलेंसिंग में नहीं है तो नॉइजी होगा, फोटोग्राफ वीडियो में नॉइज आ जाएंगे, नॉइज क्रिएट हो जाएंगे, ब्लर हो जाएगा, पिक्सल्स फटने लगेंगे, ये तमाम चीज़ें होने लगती हैं। It is very basic term. ISO is a simply camera setting that will brighten and darken photo. As you increase your ISO number, your photo will grow progressively brighter. For the reason, ISO can help you capture image in darker environment or base more flexible amount or aperture and certain speed setting। यानी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप खासकर जो ISO जो काम करता है वो ब्राइटन और डार्कन मोड के लिए काम के लिए करता है। अगर ये दोनों को आप समझ जाते हैं तो एज ए इंक्रीज योर ISO नंबर योर फोटोग्राफी विल ग्रो प्रोग्रेसिवली ब्राइटर। यानी आपने ISO के नंबर को बढ़ाया तो आपके फोटोग्राफी जो है वो और ब्राइटन होंगे, अगर आपने ISO को नंबर को घटाया तो आपको लेस ब्राइटनेस होंगे। However, raising your ISO has the consequence photo taken too high for an ISO will show the lot of grain and also known as the noise and might not be usable. So brightening a photo via ISO is always a trade-off. You should only raise your ISO when you are unable to brighten photos via shutter speed, aperture instant. For example, if you using a longer shutter speed would be
causes your subjects to be the blurry। तो ये सब ISO के वर्क हैं। आप देख सकते हैं अगर इस फोटोग्राफी में कि ISO हमने 100 रखा तो फोटोग्राफी डार्क आया, ISO 200 रखा तो उससे थोड़ा सा वाइट आया। इसके बाद ISO 400 को रखने पर थोड़ा सा इसमें लाइट्स के सोर्सेस हमें दिख रहे हैं, लाइट आने ISO 800 में लाइट जो है अब धीरे धीरे जो है इसमें दिख रही है, और ISO 16 में जो है प्रॉपर ढंग से लाइट आ रहा है। यानी आपको जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो ISO जो है वो तय करता है कि आपको लाइट कितनी चाहिए। अगर आपकी लाइटें बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको ISO 16 रखना होगा, अगर आपको कम चाहिए तो ISO 100 चाहिए। अब यहाँ पर दो चीज़ें डिपेंड करता है कि अब आपका डिपेंड करता है कि आपके जो सोर्सेस ऑफ लाइट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप डार्क में, अगर नाइट मोड में है तो आपको ISO 16 रखना होगा क्योंकि आपको अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा चाहिए। अगर आप अमाउंट ऑफ लाइट्स यहाँ पर आउटर है तो अगर अमाउंट ऑफ लाइट सही ढंग से नहीं आ रहा है तो ISO जो है आपको 100 रखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ISO अगर आउटडोर में कर रहे हैं तो ISO आप कम रखेंगे तो आपकी फोटोग्राफी अच्छी आएंगी। एक तरीका से कह सकते हैं कि इन्होंने एक चार्ट बना कर दिया है ताकि आप फोटोग्राफी जब कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की सुविधा होगी, क्योंकि बहुत चीज़ें मैनुअल या डिजिटल फॉर्म में आपको याद नहीं रहता जब आप फोटोग्राफी करते हैं। लेकिन आप अगर ISO को याद रखते हैं तो वो ISO जो है वो कैमरा को एक तरह से कह सकते हैं मेमोरी का काम करता है कि आपके अपर्चर, शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिसाइड जो ISO जो है वो कर देता है। यानी ISO 100 करते हैं उसी हिसाब से अपर्चर और शटर स्पीड जो है आपका रिलेशंस में काम करते हैं। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISO? The acronyms ISO is standard for International Organization for Standardizations. However, camera ISO does not directly refer to the organizations that create various technology and product standard. Ever since two film standards called ASA and DIN were combined into ISO standard in 1974, later revised for the both film and digital photography. They were referred to as one word ISO from that point on. Although ISO initially defined only film sensitivity, it was later adopted by digital camera and manufacturers with the purpose of maintaining similar brightness level as film. यानी दो फिल्म ऐसे थे जो कि ASA और DIN ने मिलकर 1974 में एक ISO का एक संस्था बनाया जो कि ये डिसाइड करता है कि आपके लेंस कैमरे के लिए कितने अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत जो बड़े बड़े प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो करते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉमन वैल्यू ऑफ ISO. Every camera has a different range of ISO values, sometime called ISO speed, and you can use and common set of follow. जैसे ISO 100 यानी लो ISO, 2 उससे थोड़ा अधिक, 4 उससे अधिक, 8, 16, 20 यानी हाई ISO। यानी quite simply when you double your ISO speed, you are doubling the brightness of photo. So a photo at ISO 400 will be twice brighter than the ISO 200, which will be the twice brighter than the ISO 100। यानी अगर आप ISO में 100 ले रहे हैं या ISO 200 ले रहे हैं तो आपके फोटोग्राफी की जो ब्राइटनेस है वो डबल हो जाएंगे, यानी 400 हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको फोटोग्राफी करते समय। ऐसा ना हो कि आपकी सोर्सेस ऑफ लाइट्स ज़्यादा है और आप क्या कर रहे हैं कि उसमें जो ISO है वो ज़्यादा दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि ओवर एक्सपोज हो जाएगा और आपकी फोटोग्राफी भी खराब हो जाएंगी। अब लो वर्सेस हाई ISO नॉइज बैलेंस। अब देखिए ISO 200 में जो फोटोग्राफी था उसमें बैलेंसिंग फॉर्म में जो लाइटें पड़ी तो इसमें जो पिक्चर्स थे, जो क्वालिटीज़ थे, बहुत ही अच्छा आया। लेकिन ISO जैसे ही 3200 किया गया उसमें जो है ये पिक्सल जो है वो फटने लगे, यानी अमाउंट ऑफ जो लाइट था वो बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या हुआ कि ये चीज़ें जो फोटोग्राफी था वो नॉइजी वो ब्लर हो गया। द डिफरेंस इज क्लियर, द इमेज एट ISO 3200 has much more noisy than the one at the ISO 200, which I brighten with the long shutter speed instead. This is why you should
avoid ISO whether the possible unless conditions required to use them. Now, how to change the ISO? Changing ISO varies from the camera to camera, and here are some common types of changes ISO. To start, enter the mode and that lets you select the ISO yourself, get out of the audio mode and go to the manual shutter priority, apertures priority, and program. We tend to refer to apertures priority or manual. For entry-level DSLR and mirrors less camera, you probably need to open menu and possibly to quick means to find the sections ISO selection size of value you want to then auto. ये बहुत ही आसान है, कैमरा में ऑप्शंस दिए होते हैं ISO के, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग से आप डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपके जो है वो शटर स्पीड, यानी ज़्यादा शटर स्पीड ब्लर होगा, कम फ्रीज होगा, तो ISO ज़्यादा है, लो नॉइस लो ISO, हाई नॉइस हाई ISO, ठीक है। तो ये सब शटर स्पीड, सेंसिटिविटी, अपर्चर, ये सारी चीज़ें जो को रिलेटेड है एक दूसरे से, ISO से रिलेटेड होते हैं, इसी रिलेटेड को फॉर्म में रखकर ये चीज़ें बनाया गया है। ये देखिए, इस फोटोग्राफी के भी थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो f2 था तो यहाँ पर अपर्चर ज़्यादा देर के लिए खुला, अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्ड किया और धीरे 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 कम होता चला गया। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है इसी तरह से आपको चीज़ें हैं। तो आज के लिए हमने आज इस विषय पर इस चीज़ों को समझा कि अपर्चर्स कैसे काम करता है, अपर्चर्स फिल्मी या फोटोग्राफी के लिए या प्रोफेशनल तौर पर काम करेंगे तो अपर्चर्स कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अपर्चर्स में अगर कैमरा के नहीं समझेंगे तो फिर हमारी फोटोग्राफी ख़राब हो सकता है। इसके साथ ही ISO को भी हमने भी समझा कि ISO कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर ISO को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी फोटोग्राफी ख़राब हो सकता है। तो इन दो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बार बार आपको याद करने की ज़रूरत है, रिमेंबर करने की ज़रूरत है। अगर इसको नहीं समझेंगे अच्छे से तो हमारी फोटोग्राफी ख़राब हो सकती है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपके पास आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर और कुछ अहम मुद्दे और अहम कह सकते हैं कि सवालों को लेकर, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और जान सकें। धन्यवाद।